हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित सवाल को देखने वाले हैं। पिछली हमने एक क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने 28 क्वेश्चन देखे थे और उस पर जो है आप सभी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। कई लोगों ने कमेंट भी किया है कि इसको जारी रखिएगा, बंद मत करिएगा। तो उसी के क्रम में हम अपना जो सीरीज़ है इसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और हम जो है आज 28वें जो क्वेश्चन हमने कर लिया था उससे आगे के सवाल हम देखने वाले हैं। ये सभी के सभी जो आपके सवाल होने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे, सचिन सर की बुक से होने वाले हैं, जो KVS NBS टीयर 1 के लिए है। देखिए, टीयर 1 का सिलेबस सबके लिए सेम है, इसीलिए आपने किसी भी लेवल का एग्ज़ाम भरा हो, लेवल की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हो, तो आप जो है इसका जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल हम जो है देखने वाले हैं और इनसे जो है बाहर से आपसे सवाल कहीं नहीं आएंगे। अगर आप इस बुक का जो है कंप्यूटर लिटरेसी का पार्ट जो है पूरा कवर कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो इससे बाहर के सवाल नहीं बनेंगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि यहीं से जो है बार बार सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस बहुत थोड़ा सा है और ऐसा कोई है नहीं कि आप जो है इंजीनियर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बस आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो है इस बुक में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है। तो हम क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। एक क्लास हमारी जो है वो GK GS की भी अपलोड हुई थी, उसको भी आप लोग देखिएगा, उसको भी अपना प्यार दीजिएगा। अगली क्लास जल्द ही आपके लिए अपलोड की जाएगी। तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ और अपना पहला सवाल देखते हैं। देखिए, हमारे सेशन का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि व्हाट डज CMOS स्टैंड फॉर, मतलब सीमोस का पूरा नाम क्या है, CMOS का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका पूरा नाम है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखा करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपके जो है सवाल बन सकते हैं, इसीलिए पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, सीमोस का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है और यह मदरबोर्ड पर लगी एक छोटी मेमोरी चिप होती है। इसमें कंप्यूटर की तारीख, समय और बायो सेटिंग जैसी जरूरी जानकारी जो है इसमें सेव होती है। और सीमोस एक छोटी बैटरी की मदद से चलती है, इसीलिए कंप्यूटर बंद होने पर भी इसकी जानकारी नहीं मिटती है। और यह जो है आपके मोबाइल फ़ोन में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। तभी जब भी आप जो है स्विच ऑफ ऑन करें, आपकी जो है डेट और टाइम वगैरह कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी जो है बदलती नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी एक्टिव रहती हैं, ठीक है। ऐसे ही पहले के फ़ोन जब आते थे, आप जब है एक बार स्विच ऑफ ऑन कर देते थे या बैटरी निकाल कर आप फिर से लगाते थे तो आपका जो है टाइम जो है ख़राब हो जाता था, डेट आपकी ख़राब हो जाती थी। तो अब जो है ऐसा नहीं होता है। तो इसका ये कौन सा काम देखता है, तो सीमोस जो है यही काम देखता है। देखिए, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो यही चिप वही सेटिंग्स जो है उपयोग में लाती है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में है होती है वास्तविक। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। अब देखिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो हमारे जो भी भाई बहन जो है इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। इन कंप्यूटर हार्डवेयर द एक्चुअल कंपोनेंट आर, एक्चुअल कंपोनेंट क्या होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोनों, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, ये आपका एक्चुअल हार्डवेयर होते हैं। मेमोरी भी आपके हार्डवेयर होते हैं, कंट्रोल यूनिट भी आपकी जो है हार्डवेयर होती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर वे सभी हिस्से होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। हार्डवेयर में मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों शामिल है। मेन मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम कुछ समय के लिए रखे जाते हैं और कंट्रोल यूनिट CPU का वह भाग है जो सभी कामों को सही तरीके से करवाने का काम करता है। देखिए, कह रहा है कि एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। अब एक कंप्यूटर में जो है सभी अंकगणितीय और तार्किक जो है परिचालन, मतलब प्रोसेस जो होता है, ये कहाँ से होता है, तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, ALU से, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से ये होता है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ALU कहते हैं। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और अर्थमेटिक और तार्किक जितने भी काम होते हैं ये ALU करता है। और ALU का पूरा नाम अभी मैंने आपको बोल के बताया कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। मतलब इसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल जितने भी जो प्रोसेसिंग होती है ये इसी में होती है। प्रोसेस होने वाले डेटा पहले मेमोरी में रहता है
और फिर उससे जो है ALU में भेजा जाता है। ALU उसी डेटा पर गणना, तुलना और तर्क से जुड़े सभी कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, 30 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आपको आंसर दिख जा रहा है किसी किसी सवाल में, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ये आपको उत्तर ना दिखे। देखिए, प्रिंटर आप सभी लोग जानते हैं हार्डवेयर है, माउस भी आपका जो है ये आपका हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी आपका हार्डवेयर है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये सभी जो है ये आपके जो है एक प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर में वो सभी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, आप जानते हैं कि हार्डवेयर होते हैं, जिसमें माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और जो है स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सभी जो है ये आपके हार्डवेयर हो जाएंगे। कंपाइलर वह प्रोग्राम है जो कोड को मशीनी भाषा में बदलता है, इसलिए यह सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा। देखिएगा, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, यहाँ पर देखिए इस विकल्प में से आप बताइए। देखिए, C++ तो एक लैंग्वेज है, ये भी एक प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 भी आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो CD-ROM है ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा, यही आपका जो है वो हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हार्डवेयर हो जाएगा, तो इसका C विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, CD-ROM मतलब जो कम्पैक्ट डिस्क होती है और रीड ओनली मेमोरी, यह कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। इसमें डेटा स्टोर किया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। CD-ROM जो होती है, इससे जो है डेटा लेजर किरणों द्वारा पढ़ा जाता है। C++ और विंडोज 7 जो है ये दोनों आपके सॉफ्टवेयर हैं। अगला सवाल देखिए, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। कौन कौन से हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन कौन सा हो जाएगा। देखिए, चारों ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मॉनिटर, सबसे पहले तो मॉनिटर है ही इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जिसमें आपका ALU और दुनिया भर के जो है चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कीबोर्ड और माउस और जो है सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, ये पांचों ये चीज़ें आपकी जब मिलती हैं, पहला हो गया मॉनिटर, दूसरा होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा होगा कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, ये 6 चीज़ें जब मिलती हैं तो एक कंप्यूटर जो है तैयार होता है। तो A विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मिलने से काम करता है। ठीक है, और हार्डवेयर में मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस और नेटवर्क जैसे जो उपकरण है वो आपके शामिल होते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में अब अगले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं फ़ोन का सॉफ्टवेयर उड़ गया है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है गाँव की भाषा में, तो ये आपका जो है C विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, वह प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर सही तरीके से कार्य करता है वह जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, तो ये एक प्रकार के निर्देशों के जो है समूह होते हैं या निर्देशों के सेट होते हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे कैसे क्या करना है। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे निर्देशों का समूह होता है और इन्हीं निर्देशों के अनुसार डेटा का प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग होती है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर के निर्देशों पर ही कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है। देखिए, सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से होता है और कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो दिया गया है ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, निर्देशों का एक समूह होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का, फंक्शन का और डॉक्यूमेंट का, और कार्य करने के लिए जो है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। तो पहला और दूसरा जो है ये आपका दोनों सही है। देखिए, D विकल्प में कहा जा रहा है कि पहला और दूसरा जो है दोनों ही सही है। चलिए आगे देखिए। देखिए, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ और ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को क्या है, क्या करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है डेटा को में बदलना है। तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। ठीक है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, B विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य जो होता है, जो डेटा होता है ये कच्चा होता है, रॉ मटेरियल होता है, इसको सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर डेटा को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण रूप देता है। इस प्रकार ही जो है इसमें जो है प्रक्रिया कैसी होती है, तो पहले डेटा आएगा, फिर ये प्रोसेस करके जो है सॉफ्टवेयर इसको जो है सूचना बना देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या है ये आपको बताना है। कंप्यूटर के संदर्भ में जो है सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। इसका B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, B विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम के सेट होते हैं। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामों, नियमों और प्रक्रियाओं का जो है समूह होता है। कंप्यूटर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों, नियमों और क्रियाओं का समूह होता है। यह कंप्यूटर को बताता है कि उसे कैसे और क्या
क्या काम करना है। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। प्रोग्राम, एप्लीकेशन आदि सब सॉफ्टवेयर की ही श्रेणी में आते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगला सवाल देखिए, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का जो है उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। कंट्रोल यूनिट है, यह आपका जो है इनपुट यूनिट है, या जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या आउटपुट यूनिट है। तो OCR जो होता है ये आपका क्या है दोस्तों, तो ये जो है एक इनपुट यूनिट है। याद रखिएगा OCR जो होता है ये इनपुट यूनिट है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे है देखिए, OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग करके प्रिंटेड टेक्स्ट को जो है पढ़ा जाता है। OCR टेक्स्ट को जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है और यह स्कैन किए गए अक्षरों को मशीन पर रीडेबल कोड में बदलता है। अगला सवाल देखिए, बदला हुआ टेक्स्ट जो है फिर जो है सिस्टम मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आप जानते हैं कि जो है कई तरह के स्कैनर आते हैं, जो आप कोड देखते हैं प्रोडक्ट पर, इसको स्कैन करने पर ये जो है टेक्स्ट फॉर्म में कंप्यूटर में अपने आप लिख जाता है। तो ये सभी जो है OCR के ही टाइप होते हैं। अगला सवाल देखिए, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड होने वाले हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसको आप बोलते हैं। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो है CPU में होती है। CPU कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और संचालित करता है, इसी कारण इसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में शब्द का आकार होता है, एक शब्द का आकार कितना होता है ये आपको बताना है। देखिए, इनमें से कोई नहीं कंप्यूटर में एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है या हर मामले में निश्चित होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि जो है फिक्स इन कंप्यूटर बट वेरीज अमंग जो है डिफरेंट कंप्यूटर। मतलब क्या लिखा है, एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच जो है भिन्न भिन्न होता है। तो ये आपका डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए, प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का आकार CPU पर निर्भर करता है और एक कंप्यूटर में शब्द का आकार निश्चित होता है, लेकिन अलग अलग कंप्यूटरों में शब्द का आकार जो है भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे 16 बिट और जो है 32 बिट, 64 बिट, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सभी जो है ऑप्शन दिख सके। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो उच्च स्टोरेज क्षमता वाली होती है और यह जो है स्थिर होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। ये जो है जो आप बाहर से चाहे हार्ड डिस्क लगा लें या पेन ड्राइव लगा लें, ये उच्च स्टोरेज क्षमता वाली होती है। कह रहे हैं रजिस्टर जो है CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं, रजिस्टर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, रजिस्टर नहीं होते हैं। इसका बी भी जो है वो गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है रोम जो है एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। तो बिल्कुल ये जो है रोम एक जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैश मेमोरी कह रहा है CPU और रैम के बीच एक बहुत बड़ी हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। आपका बी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है ये उच्च स्टोरेज क्षमता वाली होती है और ये जो है नॉन वोलाटाइल होती है, यानी पावर बंद होने पर भी इसमें डेटा नहीं मिटता है। और जो है रजिस्टर जो होता है CPU के अंदर की मेमोरी होती है और यह हाई स्पीड स्टोरेज क्षेत्र होता है। ठीक है, देखिए रोम क्या है, रोम क्या है, तो एक स्थिर फिक्स जो है प्राथमिक मेमोरी है और इसमें केवल पढ़ने का ऑपरेशन जो है किया जा सकता है। और देखिए, कैश मेमोरी जो है ये CPU और रैम के बीच जो है स्पीड को बनाए रखने के लिए उपयोग होने वाली हाई स्पीड मेमोरी होती है। अगला देखिए, कह रहा है एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ये ALU के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ALU के द्वारा किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। अगला सवाल देखिए, 44वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भंडारण युक्त जो है CPU के साथ सीधे बातचीत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टोरेज डिवाइस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है CPU के साथ में, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो प्राइमरी मेमोरी होती है या प्राइमरी स्टोरेज जो डिवाइस होती हैं सीधे सीधे जो है CPU के साथ जो है इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, CPU इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। मान लीजिए जब आप कोई भी डेटा सेव करते हैं
तो आपके प्राइमरी फोल्डर में ही डेटा मोबाइल के सेव होता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे सेव करना है तो उसके लिए आपको जो है परमिशन देनी पड़ती है। तो यही काम जो है कंप्यूटर में भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये मेन मेमोरी में ही जाएगा और जो प्राइमरी मेमोरी है इसी में जाएगा। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, तो रैम और रोम को आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए जो रैम होती है ये वोलाटाइल होती है। ठीक है, वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है जब जो है पावर ऑन हो जाएगा, ठीक है, पावर ऑन रहेगा तब तक डेटा रहेगा, और जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा ये आपका इसमें से डेटा जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और जो रोम होती है आपकी, ये क्या होती है? ये आपकी जो है नॉन वोलाटाइल होती है और ये जो है परमानेंट स्टोरेज होता है, और ये होल्ड जो है सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को जो है होल्ड करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है ये कौन सा इसमें से नॉन वोलाटाइल है या कौन सा वोलाटाइल है, तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। देखिए सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कहते हैं जो ये सारे ऑपरेशन को करवाता है और कंट्रोल करता है। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। यह प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित और नियंत्रित करती है। कंट्रोल यूनिट समय और क्रम निर्धारित करके सभी क्रियाओं का जो है नियंत्रण करती है और अन्य इकाइयों जैसे एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो है निर्देश देती है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा जवाब? इसका जवाब जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला सवाल देखिए 46वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से इस 3 से जो है अलग है? अब असंगत है या अलग है, ये कौन सा अलग है ये आपको बताना है। देखिए कैश मेमोरी और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल यूनिट, तो ये सभी जो है सीपीयू के पार्ट है, और लेकिन जो है ये आपका कैश मेमोरी है तो ये भी सीपीयू के अंदर ही रहती है, लेकिन एक प्रकार की ये मेमोरी है और ये आपके जो है ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये आपका देखिए ये भी आपका जो है सही हो जाएगा, कैश मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सभी जो है सीपीयू के पार्ट है, लेकिन आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर आपका अलग हो जाएगा, तो ये आपका सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? देखिए कैश मेमोरी, एलयू और कंट्रोल यूनिट ये सभी जो है सीपीयू के भाग है, जबकि इंस्ट्रक्शन डिकोडर प्रोसेसर का केवल सहायक जो है सर्किट होता है, इसलिए बाकी तीनों से असंगत विकल्प जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा हैं? तो कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है ये आपको बताना है। तो देखिए एएलयू तो होता है लेकिन ये बस नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट और बस नहीं होता है। रजिस्टर और जो है मेन मेमोरी ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सीपीयू जो है विभिन्न प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है, जिससे जो है गणना, तुलना और तर्क कार्य। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को भी नियंत्रित करता है। सीपीयू के मुख्य 2 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो ये तो आप आसानी से जानते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं इसको बताऊंगा नहीं। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और जो है एएलयू। ठीक है, ये 3 यूनिट जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये घटक आपके होते हैं किसके? सीपीयू के। तो 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ये आपका बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्टोरेज में जो है निर्देशों और डेटा का संग्रहण किया जाता है अस्थायी रूप से और चाहे अस्थायी रूप से। अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करती है? तो ये सभी जो है प्रोसेस करके डेटा को जो है कंट्रोल करती है और जो है संग्रहित करती है। बाकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपके सभी कार्य होते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को जो है निम्न मात्रक में मापा जाता है, तो इसको जो है किस में मापा जाता है ये आपको बताना है। 50वें नंबर का सवाल है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मेगा हर्ट्स में नापते हैं, लेकिन जो है कभी कहीं कहीं आपको देखने को क्या मिलेगा, ये जो है MIPS और BIPS में भी इसका जो है नापा जाता है। ठीक है, MIPS और BIPS में भी आपको नापा जाता है, ये इसके कार्य करने की स्पीड है। और MIPS क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और BIPS क्या है? बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ऐसे भी करके नापा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेगाहर्ट्ज दिया गया है, तो इसीलिए मेगाहर्ट्ज ही सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि कंप्यूटर द्वारा कार्य निष्पादन की गति का मापन जो है ये मेगाहर्ट्ज इकाई में किया जाता है। गति निर्धारण इस आधार पर होता है कि 1 सेकंड की अवधि में कंप्यूटर कितने निर्देशों को जो है प्रोसेस करता है।
तो ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया, ये भी आप लोग याद रखिएगा, MIPS और BIPS, ये इसके प्रोसेसर की जो है गति होती है कंप्यूटर के, जो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में नापा जाता है। अगला सवाल देखिए, CPU क्लॉक स्पीड रिफर्स टू द नंबर ऑफ, मतलब CPU की क्लॉक स्पीड संख्या को जो है संदर्भित करती है। तो ये क्या होता है, देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि एज पर सेकंड जो है कितने जो है निर्देशों को CPU जो है निष्पादित करता है या पढ़ सकता है या प्रोसेस कर सकता है। तो ये आपका जो है अभी मैंने जो बताया उसी से थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा, MIPS और BIPS। तो ये आपका जो है नंबर ऑफ साइकिल CPU एग्जीक्यूट पर सेकंड, मतलब कितने साइकिल जो है एग्जीक्यूट कर सकता है ये CPU, उसको जो है ये क्लॉक स्पीड जो है निर्देशित करती है। देखिए CPU की क्लॉक स्पीड उस संख्या को दर्शाती है जितने चक्र या साइकिल वह एक सेकंड में निष्पादित करता है। क्लॉक स्पीड को प्रति सेकंड में किए गए चक्रों के आधार पर मापा जाता है, जिसे हर्ट्ज जो है व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए, देखिए कह रहा है उदाहरण के रूप में 3.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर प्रति सेकंड जो है 3.2 बिलियन चक्र को जो है पूरा करता है। मैंने आपको बताया था ना कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। देखिए अगला जो सवाल आपका होने वाला है यह कंट्रोल यूनिट से होने वाला है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे जो है प्रतिक्रिया देना है। तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपकी कंट्रोल यूनिट हो जाती है, यही सारे कामों को करवाती है और उसको नियंत्रित भी करती है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के प्रत्येक घटक का जो है संचालन और नियंत्रण करती है, और यह इनपुट आउटपुट प्रक्रियाओं के साथ साथ ALU और मेमोरी के बीच जो है डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करती है। कंट्रोल यूनिट यह निर्धारित करती है कि किसी कार्यक्रम के निर्देशों पर कंप्यूटर को किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी है। इसी इकाई के माध्यम से कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। अगला सवाल देखिए, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। तो कैसे लाया जाता है, किस प्रकार से लाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है एज आ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है ये आपके काम में आते हैं, ठीक है। इस रूप में जो है काम में आते हैं। जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में होते हैं वो अनुवर्ती निर्देश शब्दों को जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के रूप में काम में लाया जाता है। तो ये आपका पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि माइक्रो प्रोग्राम जो होते हैं कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वर्तमान इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। प्रोसेसर एक समय में केवल एक इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले इसी रजिस्टर में जो है स्टोर करके रखता है और 1 बाई 1 करके आगे भेजता रहता है। अगला सवाल देखिए, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का जो है नर्व सेंटर कहते हैं, या जो है मस्तिष्क कहते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन से बस का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। कौन से नंबर का सवाल है दोस्तों, तो ये आपका जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 55वें नंबर का सवाल है। कंट्रोल बस या डेटा बस या जो है एड्रेस बस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है एड्रेस बस, ठीक है। एड्रेस बस इसका सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मेमोरी लोकेशन को निर्दिष्ट करने के लिए जो है एड्रेस बस का जो है उपयोग किया जाता है। एड्रेस बस का कार्य किसी भी लॉजिकल एड्रेस को निर्दिष्ट करना होता है जहां प्रोसेसर या DMA डिवाइस को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता होती है। यह बस मेमोरी लोकेशन को निर्धारित करती है जिसके बाद पढ़ने या लिखने के लिए डेटा बस पर वैल्यू भेजी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा केंद्रीय भाग जो है नाड़ी तंत्र कहलाता है या नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो ये आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगी। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र और CPU का अभिन्न भाग कहा जाता है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस सहित सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को पर नियंत्रण रखना, मेन मेमोरी से डेटा प्राप्त करना तथा उसे अस्थायी रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश जारी करना। अगला सवाल देखिए मदरबोर्ड से है। मदरबोर्ड, द मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड देखिए एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी जो है पेरिफेरल डिवाइस जो है जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें जो है सभी डिवाइस आपकी जुड़ती हैं। तो इसका जो डी विकल्प है ये हमारा सबसे सटीक हो जाएगा। सर्किट बोर्ड है, ठीक है, जिसमें CPU और अन्य चिप जो है लगे होते हैं और यहीं से जो है सारी के सारी जो है पेरिफेरल डिवाइस भी जुड़ती हैं, चाहे वो पोर्ट के माध्यम से जुड़े चाहे कैसे भी माध्यम से जुड़े। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का जो है ये मेन सर्किट बोर्ड होता है। इसमें अनेक सूक्ष्म धातु जो है निर्मित संयोजक मार्ग
जिसे हम बस भी कहते हैं शॉर्टकट में, इनसे विद्युत संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू सहित विविध चिप्स को स्थापित किया जाता है और यही कंप्यूटर का मुख्य पट या मेन बोर्ड कहलाता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है, तो कौन सा होता है ये जो है मदरबोर्ड होता है। ठीक है, मदरबोर्ड होता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये आपका एक मदरबोर्ड है जो आप एक प्लेट की तरह देखेंगे और इसी में जो है सारे कंपोनेंट कंप्यूटर के रैम रोम जो है और प्रोसेसर ये सभी चीज़ जो है इसी में लगे होते हैं और आपके विभिन्न तरह के जो है पोर्ट भी आपको इसी में लगे हुए दिखाई देते हैं। देखिए इधर से सारे पोर्ट दिख रहे हैं, ईथरनेट सीरियल पोर्ट, बस यूएसबी पोर्ट आपका, और जो है सभी के सभी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए मदरबोर्ड वह संरचना है जो कंप्यूटर लैपटॉप आदि में पाई जाती है, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में भी पाई जाती है, सभी जगह पाई जाती है। यही जो है सभी प्रमुख हिस्सों को आपस में जोड़ने वाला एकीकृत सर्किट कहलाता है। देखिए मदरबोर्ड का भाग नहीं है, मदरबोर्ड का भाग नहीं है क्या है, देखिए एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट या जो है डीवीडी ड्राइव या स्टोरेज कनेक्टर या मेमोरी स्लॉट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए एक डीवीडी ड्राइव जो है ये आपका जो है मदरबोर्ड का भाग नहीं है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो आप बाहर से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड भी कहा जाता है, जिसमें सीपीयू ड्राइव और विभिन्न पेरिफेरल डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, स्टोरेज कनेक्टर और मेमोरी स्लॉट मदरबोर्ड के भाग है, जबकि डीवीडी जो है ये मदरबोर्ड का भाग नहीं है, यह एक जो है स्टोरेज डिवाइस है। अगला सवाल देखिए, साटा और आईडीई क्या है। ये SATA और आईडीई क्या है ये आपको बताना है। तो ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के जो है प्रकार है, याद रखिएगा। ये साटा जो है ये और जो है हार्ड डिस्क ये आईडीई जो है ये हार्ड डिस्क ड्राइव के जो है प्रकार हैं। कई प्रकार से आपके हार्ड डिस्क आती हैं। देखिए साटा का पूरा नाम क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। डेटा को कनेक्ट एवं ट्रांसफर करने वाली एक प्रक्रिया है जो हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच उपयोग होती है। और आईडीई जो होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, भी कंप्यूटर मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क स्टोरेज डेटा के बीच में पढ़ने लिखने का माध्यम होता है। अतः साटा और आईडीई जो है ये हार्ड डिस्क ड्राइव के जो है प्रकार है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यूएसबी स्टैंड फॉर। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम होता है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं ये आपका यूएसबी पोर्ट होता है और इसमें कई तरह के जो है आपके आते हैं। जैसे ये आपका अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ये USB A होता है। ये माइक्रो USB जो अधिकतर फ़ोनों में पहले आती थी, अब जो आ रही है USB C टाइप आ रहा है और USB B टाइप आ रहा है। और USB जो है ये आपकी मिनी USB होती है। तो अभी जो है मुख्यतः जो है यही चलन में है, USB C टाइप। अगला सवाल देखिए, इसके बिना जो है प्रणाली संचालित नहीं हो सकती है। किसके बिना, मदरबोर्ड के बिना जो है कोई भी सिस्टम रन नहीं कर सकता है। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 62वें नंबर का जो सवाल है इसका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इसका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए मदरबोर्ड अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे लैपटॉप व कंप्यूटर में लगा मुख्य प्रिंटेड परिपथ होता है, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, पीसीबी भी कहीं इसमें लगा होता है। और किसी भी जो है कंप्यूटर की संरचना, माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी और अन्य कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के माध्यम से ही जुड़ते हैं और कार्य करते हैं। इसके साथ ही स्टोरेज, वीडियो डिस्प्ले और अन्य नियंत्रण इकाइयों से जुड़ी तकनीकें विद्यमान रहती हैं। अतः मदरबोर्ड के बिना कोई भी सिस्टम जो है ये संचालित नहीं हो सकता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण जो है किसके माध्यम से होता है। इंग्लिश में समझेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेज अचीव्ड थ्रू, मतलब किसके द्वारा जो है ये ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, तो ये जो है कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है बी विकल्प हो जाएगा। अब चाहे यूएसबी पोर्ट के माध्यम से हो या ईथरनेट पोर्ट के माध्यम से हो या किसी भी पोर्ट के माध्यम से हो, ये होगा पोर्ट के माध्यम से ही। जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ये पोर्ट के माध्यम से ही होता है। देखिए कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किसी भी यंत्र को कंप्यूटर से जोड़ने हैं। तो कंप्यूटर के पोर्ट जो है ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें इंटरनल पोर्ट होते हैं, एक्सटर्नल पोर्ट होते हैं। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव ये सभी जो लोग इसमें जुड़े रहते हैं। और एक्सटर्नल पोर्ट में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी, ये सभी इसमें आप जोड़ सकते हैं। देखिए इसी के माध्यम से कंप्यूटर के डेटा को सीपीयू से परिवर्ती यंत्रों को द्वारा जो है, मतलब पेरिफेरल जो उपकरण होते हैं इनसे अलग किया जा सकता है या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों से जो है डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक प्रोटोकॉल है, वह किस रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। ठीक है, यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसका पूरा नाम है।
बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यूएसबी पोर्ट एक एक्सटर्नल पोर्ट है जिसका उपयोग लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के बाहरी डिवाइसों को जो है यूएसबी पोर्ट से जोड़कर आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। साथ ही इसे प्लग एंड प्ले की सुविधा के लिए भी जाना जाता है। जैसे आप लगाएंगे तो अपने आप जो है उपयोग के लिए डिवाइस तैयार हो जाएगी। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का एक कनेक्टर होता है जिसमें 8 बिट का डाटा जो है आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध पोर्ट जो है ये यूएसबी ही है। अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड। मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा कि ये चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जापान या यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है विकसित किया गया था। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जिसे हम इनिएक कहते हैं, ठीक है, ENIAC इसको हम बोलते हैं। ये पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सुपर कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। इनिएक का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने किया था। इसका प्रथम उपयोग हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। तो ये कंप्यूटर कौन सा था, इनिएक था। और ये किसने बनाया था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए ए का एक सुपर कंप्यूटर है, परम भी है और आपका क्रे 3 भी है, लेकिन PDA नहीं है, ठीक है, PDA नहीं है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं जिनमें अत्यधिक गणनात्मक क्षमता, तीव्र गति, उच्च दक्षता तथा विशाल स्मृति की जो है या स्टोरेज की जो है क्षमता होती है। उन्नत तकनीकों से निर्मित सुपर कंप्यूटर अत्यंत बड़े परिकलन से लेकर अति सूक्ष्म गणनाएं भी बहुत तीव्र गति से कर सकते हैं। एका परम क्रे 3 जो है प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। और PDA एक ऐसा मोबाइल उपकरण है जिसमें जो है कीबोर्ड नहीं होता। इसका मुख्य उपयोग व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में किया जाता है। ये आपका जो है ये आपका PDA है, ठीक है, ये आपका जो है PDA है। अगला सवाल देखिए, परिकलक या कैलकुलेटर की उत्पत्ति हुई थी तो ये जो है किस नाम से हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है, किस नाम से हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अबेकस जो था, इसे जो है प्रथम गणना कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से मानी जाती है। अबेकस एक जो है मैकेनिकल जो है डिवाइस था। अबेकस का प्रयोग प्रारंभिक समय में जो है संख्यात्मक गणना हेतु किया जाता था। देखिए इसमें जो है ये कुछ इस प्रकार से जो है पहले अबेकस जो है ये डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एलन एम ट्यूरिंग, ठीक है, एलन एम ट्यूरिंग जो है बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। और मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और एमिली बर्लिनर ने जो है माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है ये आपको बताना है। कौन सा जो है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C1। डी विकल्प जो है SEAC जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डी विकल्प इसका जो है और ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए C1 का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर इसका पूरा नाम है। और यह जो है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसे जो है US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स द्वारा जो है 1950 में बनाया गया था। प्रारंभ में इस कंप्यूटर को जो है राष्ट्रीय मानक ब्यूरो अंतरिम कंप्यूटर जो है कहा जाता था। और इसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह छोटे पैमाने का कंप्यूटर था। यह कंप्यूटर जल्दी में बनाया गया और त्वरित रूप से संचालन में लाया गया था। देखिए ये कंप्यूटर जो है इस प्रकार था जिसे हम कहते हैं, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम जो है SEAC है, ठीक है, SEAC है ये कंप्यूटर आपका। देखिए चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर जो है क्या कहलाता है ये आपको बताना है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका एनालिटिकल इंजन कहलाता है, ठीक है, एनालिटिकल इंजन कहलाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1822 ईस्वी में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था जो भाप से संचालित होता था और विभिन्न गणनाएं करने में सक्षम था। 1800 जो है
42 में बेबेज द्वारा एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन निर्मित किया गया जो पंचकार्ड के दिशा निर्देशों पर जो है अनुसार कार्य करता था। यह एनालिटिकल इंजन दिए गए निर्देशों के आधार पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करने की क्षमता जो है रखता था। अगला सवाल देखिए, 71 नंबर का सवाल है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया जो है पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आपने देखा, उसको हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंजन कहते हैं। ठीक है, एनालिटिकल इंजन कहते हैं। 1842 में जो है ये उनके द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? 72 नंबर का सवाल है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो थोड़ी देर पहले अभी आपने देखा था कि ये जो है परमाणु बम की जो है परमाणु संख्या की गणना करने के लिए आपको बनाया गया था, और ये जो है यूएसए ने बनाया था। ठीक है, ये यूएसए ने बनाया था। इसका पूरा नाम क्या था? इनिएक नाम था। ठीक है, इनिएक नाम था। तो ये जो है हाइड्रोजन बम की गणना करने के लिए बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। तो इसका नाम था इनिएक, ENIAC। ठीक है, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये आपका दुनिया का पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका आविष्कार 1945 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली के द्वारा किया गया था, और परमाणु बम की गणना के लिए किया गया था। अगला सवाल देखिए, जो है 1642 में जो है परिकलन यंत्र की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, ये आपको बताना है, ये किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 1642 ईस्वी में जो है परिकलन यंत्र या कैलकुलेटिंग मशीन की जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है ब्लेज पास्कल के द्वारा की गई थी। ब्लेज पास्कल के द्वारा की गई थी। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पास्कलाइन जिसे जो है अंकगणित मशीन भी कहा जाता है, पहली कैलकुलेटर या जोड़ने वाली मशीन के रूप में जानी जाती है। इसका डिज़ाइन 1642 से 1644 के बीच फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक जो है ब्लेज पास्कल के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो है डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। अगले सेशन में हम और सवालों के साथ मिलेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो की PDF के लिए या इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यही हमारे जो है मोटिवेशन का सोर्स होता है। जैसे ही आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमारा जो है मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम और अच्छे से और अच्छा जो है लंबा सेशन आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो आप ये ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।